हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा साहू कॉमर्स पीएचयू। आज के हम इस वीडियो में अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? तो सबसे पहले हम कवर करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, बेनिफिट पढ़ेंगे कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इसके क्या बेनिफिट है, ये क्यों बनाए गए हैं, इसका यूजेस क्या है। देन उसके बाद हम अकाउंटिंग अजम्पशंस के बारे में स्टडी करेंगे, लाइक जैसे आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, राइट। तो हम अजम्पशन का मीनिंग पढ़ेंगे। पहले तो अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होता है, फिर इनके अंदर जो आते हैं आपका गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूअल, इन अजम्पशंस के बारे में डेप्थ में स्टडी करेंगे विथ एग्जांपल। एंड द मोस्ट important topic is a principle, accounting principle. मेक श्योर, आई एम डैम श्योर कि इस यूनिट से, इस चैप्टर से आपके 11th क्लास में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। या 2 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, या इवन 10 मार्क्स का भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन ये आपके क्लास 12th में भी आता है, 12th के एमसीक्यूज में भी आता है, साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे सीयूईटी, यूजी, इनफैक्ट सीयूईटी पीजी में भी आपका ये जो टॉपिक है ये आता है। एंड इन फ्यूचर अगर आप सीए वगैरह में एनरोल होते हो, या सीए फाउंडेशन वगैरह अगर आप देखोगे तो उसका भी सिलेबस में ये कवर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जैसे आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है, ड्यूल एस्पेक्ट, कंजर्वेटिव, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इन सभी को हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम कवर करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देन हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन हम बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions क्या होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्या थी, जो हमने हमारे अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रिटेट करना एंड कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इन हिंदी अगर मैं बोलूँ, अकाउंटिंग का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, मतलब पैसे के टर्म में होना चाहिए, नंबर्स के टर्म में होना चाहिए। उसे हम अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसे हम रिकॉर्ड करें, उसको हम उसकी नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें, उसका पूरा एक होल समरी बनाएं, उसको हम इंटरप्रिटेट करें कि एट द एंड हमारा प्रॉफिट आया, लॉस आया, क्यों आया, किस तरीके से। एंड जो भी चीजें हमने प्रिपेयर की है उसको हम फाइनल यूजर्स तक पहुंचाएं, जैसे इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। दैट इज कॉल्ड अ अकाउंटिंग, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है, जैसे हमने साइंस में भी पढ़ा होता है, कि जो कुछ रूल्स रेगुलेशन पे बेस्ड ऑन होता है। प्रिंसिपल हमें जनरली गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। जैसे कि हमारा अगर हम प्रिंसिपल्स की एक एग्जांपल के तौर पर बात करें, कि जब भी आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करो तो इसमें एक प्रिंसिपल होता है कि आपको वही चीजें रिकॉर्ड करनी है जिसका आपके पास एविडेंस है, जिसके आपके पास बिल्स अवेलेबल हैं, जो एक्चुअल में रियल ट्रांजेक्शन्स हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है जिन चीजों को आपको फॉलो करना ही करना है अपना बिजनेस में। ठीक है, अगर आप बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे हो तो कुछ चीजों को आपको फॉलो ही करना है। जैसे कोई ट्रांजेक्शन डेबिट है तो आप उसको डेबिट ही रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट नहीं रिकॉर्ड कर सकते। वहीं कोई ट्रांजेक्शन अगर आप क्रेडिट में शो कर रहे हो किसी पर्सन वगैरह का, तो आप उसको क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज द रूल एंड द गाइडलाइंस that companies and other bodies must follow when reporting a financial data. अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है ना, वो सेट, मतलब बहुत सारे रूल्स का, बहुत सारे गाइडलाइंस का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कंपनीज यूज करती है अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए। क्या होता है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होता है वो
सेट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं, जिसमें बहुत सारे रूल्स रहते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारी गाइडलाइंस लिखी होती है। किसके लिए? कंपनी के लिए या फिर उनके अदर बॉडीज के लिए लिखी रहती है, जिससे वो फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रिपेयर कर पाए। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो बनाता कौन है, इसके क्या यूजेस हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। Accounting principles are man-made, so they do have the authoritativeness as a universal principle, like the principle of physics, chemistry and other natural science. Exactly. Accounting principle ऐसा नहीं है कि कोई रोबोट आया है उसने बना दी, नो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो भी मैन मेड प्रिंसिपल है। जैसे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं उसी पे बेस्ड ऑन के एक्सपेरिमेंट किया गया, एट द एंड फिर उनको कंपेयर किया गया एंड रिजल्ट निकला। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो एकदम मैन मेड ही होता है। Accounting principle represent the best possible guidelines. Exactly. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज करके हम एक बेस्ट अपना अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां हम बहुत इजीली प्रॉफिट लॉस एंड सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम इसलिए भी फॉलो करते हैं जिससे हम हमारी बेस्ट पॉसिबल गाइडलाइंस ले पाए। ठीक है। अकाउंटिंग इज अ सोशल साइंस एंड नेचुरली रिजल्ट ऑफ अ इकोनॉमिक फिनोमेना। एग्जैक्टली। जो अकाउंटिंग होती है वो आपका साइंस भी होता है, आर्ट भी होता है एंड सोशल साइंस भी होती है। एंड अकाउंटिंग को क्यों साइंस जनरली बोला गया है, एक ये को टॉपिक भी आता है। अकाउंटिंग इज अ साइंस बिकॉज इट इज अ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, राइट। ये प्रिंसिपल पे ही बेस्ड ऑन होता है, ये साइंटिफिक चीजों पे भी बिलीव करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन खड़ा हुआ and उसने अकाउंटिंग प्रिपेयर किया, दैट्स इट, नहीं। वो अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स नहीं बना सकता है। वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीजों को डेबिट क्रेडिट या इधर उधर नहीं कर सकता, उसको प्रिंसिपल्स को फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक है। तो वो होता है। तो अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये मेन मोड होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हम सारी इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस की बहुत इजीली ले सकते हैं, अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट एज वेल एज सोशल साइंस भी होता है। ठीक है। दीज आर द इन्फ्लुएंस बाय आवर बिजनेस प्रैक्टिसेस, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो एक बार बना दिया तो बना दिया, नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, अगर बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, बिजनेस की कुछ प्रैक्टिसेस हुई हैं या फिर लॉ या फिर गवर्नमेंट ने बोला है या फिर कस्टमाइज किसी भी तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर है तो उसको समय से टाइम टू टाइम हम चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो एक पूरा का पूरा सेट होता है, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं जो एक कंपनी को फॉलो करने होते हैं, जिससे उनका फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो बेस्ट बने। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो मैनमेड होता है, जो टाइम्स जो हम कभी चेंज भी कर सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द बिजनेस सर्कमस्टांसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा। एंड ये जो होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने से हमें बेस्ट पॉसिबल गाइडलाइंस मिलती है एंड फुल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं या फिर इनको क्यों फॉलो किया गया, राइट। प्रिपेयर क्यों किया गया एंड इसको कंपनीज क्यों फॉलो करती है। सबसे पहला होता है एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कई सारे प्रिंसिपल हैं जो बोलते हैं कि आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है। जैसे एक कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है जो बोलता है कि आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जो मेथड कंपनीज में यूज की थी आप उसी को यूज करो। क्यों? जिससे कंपनी में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। तो वैसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो हमें एक एक्यूरेट, एक सही इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है, साथ में ये कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर हम लगाते हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है, हम कोई भी डिसीजन बहुत इजीली ले सकते हैं। बिल्ड अ क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। एग्जैक्टली। अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाते हैं, सॉरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो हमें एक ट्रस्ट भी हमारा बिल्ड होता है, एक क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड होती है। ठीक है। stay compliant always and easy to review and auditing। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑब्वियसली सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस होता है, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो पहला चीज तो ये कि एक वो एक्यूरेसी, एक करेक्ट इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स तब बनाए गए हैं आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन। ये कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेगी हमारी
कंपनीज के लिए। साथ में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने से हमें सारे डेटा बहुत इजीली जो जो नेसेसरी है वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। ये एक ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्ड करता है। आप सारी चीजों को रिव्यू एंड ऑडिट भी बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एंड देन हमने पढ़ा बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम बात करते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस का क्या मतलब होता है, जैसे हम ये बोलते हैं कि आप एज्यूम करो आपको 10 करोड़ रुपीज मिल गए हैं, तो आप उस 10 करोड़ रुपीज का क्या करोगे। सो अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब होता है आप जस्ट एज्यूम कर रहे हो। तो वैसे ही जो बिजनेस अकाउंटिंग होती है ना, वो ये बोलती है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो ना, तो आप कुछ चीजें एज्यूम करके चलो। जैसे अगर हम हमारा प्लान बनता है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आप एज्यूम करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो वैसे ही जो हमारे कुछ अजम्पशंस होते हैं अकाउंटिंग की, जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, कुछ चीजें एज्यूम करके चलो। अब वो अजम्पशंस क्या है, there are a three fundamental accounting assumptions. पहला going concern concept, दूसरा accrual basis, and third is a consistency. ये अलग अलग नेम है, ठीक है। So how many type of fundamental accounting assumptions? So there are three type of fundamental accounting assumption. जो हमारे accounting assumptions होते हैं वो तीन parts में divided होते हैं। एक आपका going concern concept, दूसरा accrual basis, third consistency. going concern concept क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न, गोइंग मतलब चला आ रहा है। जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो हमेशा ये सोच के चलो कि मेरा बिजनेस हमेशा चलेगा, मेरा बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग होगा, मेरा बिजनेस बहुत सालों तक चलेगा। ये जो अजम्पशन होता है इसे हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एक और बार रिपीट करती हूँ, अकाउंटिंग के कुछ अजम्पशन होते हैं जहाँ पे आप अकाउंटिंग करने से पहले बिजनेस को लिए कुछ चीजें अज्यूम करके चलते हो। जैसे पहला चीज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जहां पे आप ये अज्यूम करोगे कि आपका बिजनेस हमेशा चलेगा, आपका बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न करेगा, आपका बिजनेस का कोई लिमिट टाइम टेन्योर नहीं होगा कि मैं 10 साल ही बिजनेस चलाऊंगी या 15। आप ये सोच के चलोगे कि बिजनेस लॉन्ग लास्टिक होगा, लंबे समय तक चलेगा। दिस इज कॉल्ड अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सेकंड आता है अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन देन हैपन, नॉट व्हेन मनी चेंज हैंड। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन कैश में हुए हैं वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे, बट साथ में जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में भी हुए हैं वो भी रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जाम्पल कई सारे पर्सन्स होते हैं जो अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते कैश बेसिस पे कि जब मेरे को पैसा मिलेगा मैं तब रिकॉर्ड करूंगा। बट अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि आप वो ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करो ही जो आपको कैश में आपने सेल किया है, बट साथ में आप वो ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करो जो आपने क्रेडिट में सेल किया, क्योंकि वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो पैसे लौट आएंगे ना। ठीक है, तो अक्रूवल बेसिस बोलता है कि जब आपने बाय मतलब जब किसी ने खरीदा एंड सेल है, आप उसी टाइम रिकॉर्ड करो, चाहे वो पैसा उसने कैश में दिया हो या फिर उसने क्रेडिट में लिया हो। ठीक है, जब ट्रांजेक्शन हो आप तब रिकॉर्ड करो, उसे हम अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, देन आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, द सेम अकाउंटिंग मेथड आर यूज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। कंपनी क्या बोलती है, या फिर जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हमेशा हम ये अज्यूम करके चलते हैं, या फिर सबसे बेटर ऑप्शन ये होता है जो मेथड आपने हमेशा से यूज किया है अपनी कंपनी में, आप लॉन्ग टाइम तक वही मेथड यूज करो। ठीक है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कंपनी ने जो मेथड यूज की है किसी भी चीज को बनाने में, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने में, आप वही लॉन्ग टर्म तक यूज करो, ये कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, इसको हम एक और बार रिपीट करेंगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस जो होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक अक्रूवल बेसिस और एक कंसिस्टेंसी। अजम्पशन का मतलब होता है जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ चीजें आप एज्यूम करके चलोगे, जिनमें से पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग मतलब चला आ रहा है, इसका मतलब है कि जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो हमेशा ये सोच के करो कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, आपका बिजनेस का कोई एंड नहीं है, आप बहुत प्रॉफिट अर्न करोगे, लंबे समय तक करोगे। ये जो थॉट है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है,
बाय एंड सेल, खरीदना एंड सेल करना, आप तभी रिकॉर्ड करो। इट डजेंट मैटर कि वो सेलिंग आपने कैश में की है या क्रेडिट में किया। मतलब अगर जो कहीं पे भी लेन देन हो, बाय एंड सेल हो, आप तुरंत रिकॉर्ड कर लो। पैसा रिसीव हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर पैसा नहीं भी रिसीव हो रहा है, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन है, तब भी आप रिकॉर्ड करो। ये अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट होता है। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी मतलब लगातार, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, या फिर जो भी मेथड आप अकाउंटिंग में यूज कर रहे हो ना, वो हमेशा यूज करिए, ठीक है। आप सेम टाइप की मेथड यूज करो। इन फ्यूचर आप लोग डेप्रिशिएशन यूज करने वाले हो। डेप्रिशिएशन वर्ड अंडरस्टैंड, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है जो भी फिक्स वैल्यू है उसकी वैल्यू डिक्रीज होना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई आईफोन लिया 2020-25 में 1 लाख का, एंड 2020-26 में आपने उसको सेल कर दिया 90,000 का, सपोज। तो ये जो 1 लाख से 90,000 में आपने सेल किया, मतलब उसकी जो वैल्यू है आईफोन की, वो 10,000 कम हो गई है। क्या हो गई है? वो 10,000 कम हो गई। तो ये डेप्रिशिएशन अमाउंट हो गया। तो डेप्रिशिएशन अमाउंट कैलकुलेट करने की कई सारी मेथड होती है। स्ट्रेट लाइन मेथड होती है, रिटर्न डाउन मेथड होती है, कई सारी मेथड होती है। तो आप जो मेथड यूज कर रहे हो ना, वही लॉन्ग टर्म तक यूज करो। ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है। कंसिस्टेंसी मतलब हमेशा, या फिर बोल सकते हैं कि एक ही चीज को आप फॉलो करते रहो, ठीक है, वो होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो हमारा जो अकाउंटिंग अजम्पशंस था, तीन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अक्रूवल बेसिस एंड कंसिस्टेंसी, ये तीनों के तीनों कवर हो गए। अब हम आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या पढ़ेंगे हम? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो वही है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ रेगुलेशंस होता है जो कंपनीज फॉलो करती हैं, ठीक है, जो कंपनीज फॉलो करती हैं, जिससे एक्यूरेट आंसर आए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखे रहे, एंड एक्सेट्रा बेनिफिट जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे एक आता है इकोनॉमिक एंटिटी, ये प्रिंसिपल्स के नेम है, ठीक है। इकोनॉमिक एंटिटी फर्स्ट, सेकंड आएगा आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, थर्ड आएगा आपका कंजर्वेटिज्म, फोर्थ आएगा आपका कंसिस्टेंसी, फिफ्थ आएगा आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, सिक्स आएगा आपका फुल डिस्क्लोज, एंड सेवेंथ आएगा आपका गोइंग कंसर्न, एट्थ आएगा आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, एंड नाइन्थ आएगा आपका मोटेलिटी कॉन्सेप्ट, एंड टेंथ आएगा एक आपका मॉनेटरी यूनिट, एंड आएगा आपका रियलाबिलिटी एंड रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। और भी है आपके, जैसे आपका एक आ जाता है ड्यूल आस्पेक्ट प्रिंसिपल्स, उसको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपके मेजरली प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इनमें एक दो और नहीं है जो मैंने आगे कवर किया, जैसे डुअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। बिजनेस एंटिटी, इसको जो इकोनॉमिक एंटिटी है इसको हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। इसको पहले मैं शॉर्ट में एक समरी के वे में समझा देती हूँ, देन हम डेप्थ में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो ओनर है जिसने बिजनेस स्टार्ट की, एक वो, एंड जो बिजनेस है जो उसने कंपनी नई स्टार्ट की, उन दोनों की अपनी एक अलग अलग एंटिटी है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है द ओनर एंड द बिजनेस बोथ हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब ओनर की अपनी एंटिटी है, बिजनेस की अपनी एक अलग एंटिटी है। इसे हम इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज ऑफ रिवेन्यू शुड बी ऑन द accrual बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब आपको रिवेन्यू रिसीव हो, आप तब रिकॉर्ड करो, चाहे वो कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो, ठीक है। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे अगर आपको इन फ्यूचर लॉस होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड करो अपने अकाउंट में, बट अगर इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड मत करो। ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस से लड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। जो आने वाले अगर नेगेटिव कोई सिचुएशंस होती है तो उसको फेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट वो होता है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं, जो भी हम प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी में या अकाउंटिंग बनाने में, हम उसी मेथड का सालों साल यूज करें, बार बार चेंज नहीं करें, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि
हमने कोई भी एसेट अगर परचेज की है तो हम उसके परचेजिंग प्राइस को ही रिकॉर्ड करें कि ये एसेट मैंने इतने प्राइस में परचेज किया, उसी को हम रिकॉर्ड करें। उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, हम उसकी बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई आईफोन लिया 2 लाख का, तो हम हमारी बुक में उसे 2 लाख का ही शो करेंगे। भले ही आज उसी आईफोन की वैल्यू 3 लाख हो, बट हमने जितने में परचेज किया हम वही रिकॉर्ड करेंगे। वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है। फुल डिस्क्लोज कॉन्सेप्ट या फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोज मतलब पूरी तरीके से बता देना। फुल डिस्क्लोज में बोलते हैं कि जितने भी कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो हमें लगता है कि कंपनी के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकती है, हम वो सभी रिकॉर्ड करें। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ फुल डिस्क्लोज कॉन्सेप्ट। क्या होता है? फुल डिस्क्लोज कॉन्सेप्ट बोलता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी जानकारियां जो बहुत महत्वपूर्ण है कंपनी के लिए, कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए, लेंडर के लिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें रिकॉर्ड करनी है। दिस इज कॉल्ड अ फुल डिस्क्लोज। गोइंग कंसर्न कि मैंने पहले ही बताया था कि जो भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमेशा हमें ऑब्जर्व करके चलनी है कि वो हम लॉन्ग टर्म के लिए चलाएंगे। जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया वो लॉन्ग टर्म चले। दिस इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, डेबिट साइड शुड बी मैच विथ अ क्रेडिट साइड। या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका जो एक्सपेंस एंड जो रिवेन्यू है वो सेम ईयर का होना चाहिए, हम सेम ईयर में कंसीडर करें। मोटेलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? द इंफॉर्मेशन विच विल हैव अ मोटेलिटी इफेक्ट शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मोटेलिटी इंफॉर्मेशन बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी मटेरियलिटी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैसे से रिलेटेड स्पेसिफिकली, आप उसको रिकॉर्ड करो। जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो आपको लगता है जरूरी नहीं है बताना, आप वो रिकॉर्ड मत करो। मॉनेटरी यूनिट या फिर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? आप अपनी अकाउंटिंग में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन शो करो जो पैसे के टर्म में हो, जो मनी के टर्म में हो, जो क्वांटिटेटिव नेचर के हो, जो नंबर्स के फॉर्म में हो। ठीक है? Reliability, only those transactions should be recorded that can be proved and has significant evidence. Exactly. Reliability concept क्या बोलता है कि हम हमारे अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका एविडेंस हो हमारे पास, जिसका प्रूफ हो हमारे पास कि हाँ कंपनी ने ये ट्रांजेक्शन किया है। आज के टाइम पे अगर हम एक नॉर्मल चॉकलेट लेने भी जाते हैं मॉल्स में, तो हमको बकायदा उसका बिल मिलता है। तो कंपनी तो लाखों एंड करोड़ों करोड़ों पैसों से डील करती है, तो ऑफ कोर्स उन्हें भी रिसिप्ट मिलता होगा। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल ये भी है कि चीजों को रियल रखो। एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन है जिसके आपके पास प्रूफ है, आप उन्हीं सबको बताओ एंड उन्हीं सबको एज अ एविडेंस शो करो। ठीक है? वो होता है revenue recognize principle. Recognize of revenue should be on occurrence of the transaction regardless of the actual receipt of the amount. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बोलता है कि जब हमको पैसा रिसीव हो हम तब रिकॉर्ड करें अक्रूअल बेसिस पे। ठीक है? अब ये जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, हमारे इकोनॉमिक एंटिटी, रिवेन्यू, ये सब, अब इनको ही हम वन बाय वन डेप्थ में पढ़ेंगे। पहला जो आपका प्रिंसिपल है दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसे हम इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आपको नाम से ही समझ में आ रहा था सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि एक जो बिजनेस है, लाइक ये जो बिजनेस है एंड ये ओनर जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों की अपनी अपनी अलग एंटिटी है, दोनों के अपने अपने अलग एक्सपेंसेस है। दिस इज कॉल्ड अ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है? आप जब आगे चल के पढ़ोगे तो मैंने इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1 में मैंने एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज अ ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई ओनर अपनी कंपनी से भी अगर कोई पैसे ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कंपनी उसे ड्राइंग कंसीडर करती है। क्या करती है? ड्राइंग कंसीडर करती है। और कुछ समय बाद उस ओनर को, कंपनी को, वो पैसे लौटाने भी होते हैं। ठीक है? तो वैसे ही बात है कि जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो बिजनेस है एंड जो ओनर है, दोनों की अपनी अपनी अलग एक आइडेंटिटी है। दिस इज कॉल्ड अ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मनी मेजर कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जो बोलता है हम हमारे बिजनेस में या हम हमारे अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म में हो, जो पैसे के टर्म में हो। मतलब
या तो हमने पैसा किसी को दिया हो या फिर हमने पैसा किसी से लिया हो, जो क्वांटिटेटिव नेचर की हो, जो नंबर्स के फॉर्म में हो, जो पैसे के फॉर्म में हो, हम वही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है? कंजर्वेटिव प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जो बोलता है कि आपकी अनसर्टेन या फिर अचानक से होने वाली लायबिलिटी या अचानक से होने वाला लॉस इन फ्यूचर में आप उसे पहले ही रिकॉर्ड करके चलो, जिससे आप पहले ही उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। बट इन फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, कोई अनसर्टेन गेन होने वाला है, तो आप उसको रिकॉर्ड मत करो। ठीक है। दिस इज अ कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट आपका आता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट दैट फर्म कैन इग्नोर स्मॉल इंफॉर्मेशन विच डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। ठीक है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस में हर तरीके की बातें होती है, बहुत पॉलिटिक्स होता है, डायरेक्टर आ रहा है, जा रहा है, कोई कंपनी छोड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस में हमेशा वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो, अकाउंटिंग में वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, जो हमारे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। वही जो छोटे मोटे इंफॉर्मेशन है, जो छोटी मोटी चीजें हैं, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसे इग्नोर करके चलेंगे। ये जो है वो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो सारे डिसीजंस, लाइक वो सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करें, वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करें जो बिजनेस को डिसीजन लेने में हेल्प करे। ठीक है। एंड वो सारे ट्रांजेक्शन हम इग्नोर करें जो छोटे इंफॉर्मेशन है, जो बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड अ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्लोज प्रिंसिपल, जिसे हम क्या कहते हैं? फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रिंसिपल बोलता है ऑल द रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्लियरली डिस्क्लोज इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या बोलता है? जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, पैसे से रिलेटेड, उन सभी को पूरी तरीके से क्लियरली डिस्क्लोज करो, मतलब क्लियरली बताओ, क्लियरली शो करो। ये फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल कहता है। ठीक है। ये क्यों हेल्प करता है? तो हमें क्यों सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी को रिकॉर्ड करना चाहिए? क्योंकि इससे एक्यूरेसी का पता चलता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है हमारी बिजनेस में, एंड साथ में ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है। देन आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो, हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्लियरली पढ़ा था कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम ये सोच के करें कि वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। लेकिन एक कंपनी कई सालों तक जीती है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, इनफैक्ट 100 साल पुरानी कंपनीज भी होती है, बट उसका ओनर इतने साल तक नहीं जी सकता ना। और क्या पता वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस अर्न कर रही है, कंपनी को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या कैसा। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप अपनी अकाउंटिंग करो, मतलब सारी चीजें आप अपनी रिकॉर्ड करो एंड उसको आइडेंटिफाई करो कि एवरी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास कितने एसेट हैं, कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटी है, हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, या कंपनी कैसी चल रही है। ठीक है। जनरली ये जो पर्टिकुलर एक पीरियड होता है, वो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है मोस्ट ऑफ द कंपनी में। ठीक है। The accounting period concept क्या बोलता है? Accounting period refers to the span of time at the end of which the financial statement of an enterprise are prepared to know whether it has earned profit or incurred loss. तो यही है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, बोलता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर एक टाइम के एंड होने के बाद हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग करें, जिससे हम ये जान सके कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या हमारी कंपनी लॉस में है, हमारी कंपनी के पास कितना असेट है और कितना लायबिलिटी, कितना कैपिटल है। ये जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनी में 1 साल का पीरियड होता है कि कंपनी हर 1 साल में अपना प्रॉफिट, लॉस, एसेट, ये सारी चीजें कैलकुलेट करती है। ठीक है। ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है। देन आपका आता है
कॉस्ट प्रिंसिपल। क्या है? कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल को हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप assets are recorded at their original purchasing price। जो मैंने ऊपर बताया था, कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि हम जो भी असेट परचेज कर रहे हैं, हम उसकी रियल प्राइस जो हमने परचेज की थी, जब हम खरीद रहे थे, जो उस टाइम पे जितने का हमें पड़ा था, हम वो रिकॉर्ड करें, ना कि उसके मार्केट प्राइस को। ठीक है? अगर हम हमारी मम्मियों का एग्जाम्पल लें, तो हमारी मम्मी लोग जैसे कोई घर सेल करना होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये घर मैंने अगर 20 लाख का खरीदा है, तो मैं कम से कम 30 लाख का तो सेल करूंगी, भले ही मार्केट में आज उसकी वैल्यू 40 है। ठीक है? तो वो एक कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। वैसे ही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, कि मार्केट में आए दिन किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है, कम होती है, आप अपने बुक में वही चीजें रिकॉर्ड करोगे जो ओरिजिनली आपने खरीदी है जिस प्राइस में। ठीक है? अगर आपने कोई एसेट 2012 में 10 लाख का परचेज किया है, तो आज आप उसे 10 लाख का ही परचेज वाला बताओगे। अगर उसकी वैल्यू भले ही आज 25 लाख है, तो आप 25 लाख नहीं रिकॉर्ड करोगे। ठीक है? परचेजिंग प्राइस जितने में आपने परचेज किया है, आप वही रिकॉर्ड करोगे। ये बात करता है आपका कॉस्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल का। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल स्टेट दैट अ फर्म शुड रिकॉर्ड revenue in its book of account when it is earned and is released or realizable, and not when the cash is collected। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल बोलती है कि जब भी हमको कोई अर्न हो, या जब भी हमें कोई पैसा रिसीव हो, या इन फ्यूचर होने वाला हो, हम उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है? मतलब हम अक्रूवल ट्रांजेक्शन जैसे रिकॉर्ड करते हैं, कि अगर हमने कैश में सेल किया तो हम कैश में भी रिकॉर्ड करें, अगर हमने क्रेडिट में सेल किया तो हम क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करें। तो वैसे ही अगर हमको कैश में पैसा रिसीव हो रहा है, हम तो भी रिकॉर्ड करें, अगर हमको वो क्रेडिट में रिसीव होगा इन फ्यूचर, तो हम वो भी रिकॉर्ड करें। ये हमारा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है? अब आता है आपका ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखो, अगर कोई ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एक शॉप है, एंड आपकी शॉप में आप बिस्किट सेल कर रहे हो, एंड यू आर अ शॉपकीपर, आपकी सेल आप की दुकान है। ठीक है? आपने एक बच्चे को बिस्किट सेल किया, आपने एक बच्चे को बिस्किट सेल किया, एंड उस बच्चे ने आपको बदले में 10 रुपीज दिए। तो ये ट्रांजेक्शन हुआ, ऑफ कोर्स हुआ, क्योंकि दोनों के बीच एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है? आपने उसको बिस्किट दिया एंड उसने आपको पैसे दिए। तो इसमें ये दोनों ही पार्टीज इफेक्ट हो रही है। शॉपकीपर को पैसे मिल रहे हैं, एंड उस बच्चे को बिस्किट मिल रहा है। ठीक है? तो वही बात है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी बाय एंड सेल हो रहा है, वो एटलीस्ट दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा ही करेगा। एक रिसीविंग एस्पेक्ट से डेबिट, और एक गिविंग एस्पेक्ट से क्रेडिट। ठीक है? तो क्या होता है आपका ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, या जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो दो एस्पेक्ट से होता है। एक किसी पार्टी को लाइक रिसीव करेगी, एंड दूसरी पार्टी जो है वो लूज करेगी। ठीक है? जैसे शॉपकीपर ने अपना बिस्किट जो है वो लूज किया, एंड वो जो छोटा सा बच्चा था, उसको वो बिस्किट रिसीव हो गया। वहीं पे वो जो बच्चा है, उसने अपना पैसा दिया, एंड उसको बिस्किट रिसीव हो गई। तो ये दोनों ही पार्टीज इफेक्ट हुई। ठीक है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि अगर हमारा डेबिट हो रहा है, तो हमारा क्रेडिट होगा ही होगा, अगर हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो हमारा डेबिट होगा ही होगा। तो ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है आपका। ठीक है? तो आज के इस टॉपिक पे हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ा हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, हमने अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़े, एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, इसको हम एक बार प्रॉपर शॉर्ट में समरी में रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है, वो सेट ऑफ रूल्स होता है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होता है, जो कंपनीज फॉलो करती हैं, जिससे वो अपना फाइनेंशियल डाटा, या फिर पूरी तरीके से अच्छे से फाइनेंशियल रिपोर्ट बना पाए। ये फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैनुअल होता है, इसे टाइम टू टाइम या गवर्नमेंट के कहने पे हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, पूरा सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने पे हमें बेस्ट पॉसिबल गाइडलाइंस मिलती है, इजी कैलकुलेशन, इजीली हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, फुल डाटा फुल इंफॉर्मेशन मिलती है एक्यूरेसी के साथ।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेनिफिट क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने से हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखती है, हमें एक्यूरेसी के साथ सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने से हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है कि हम एक प्रॉपर सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। ये ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। ये स्टे कंप्लेंट अवेज करके रखती है, इजी टू रिव्यू एंड ऑडिट होता है। अकाउंटिंग के मेनली 3 अकाउंटिंग असम्पशंस होते हैं, एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक अक्रूवल बेसिस, एक आपका कंसिस्टेंसी होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये अज्यूम करके चलोगे कि ये बिजनेस लॉन्ग लास्टिक होगा, लंबे समय तक चलेगा। दिस इज कॉल्ड अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है आप वो सभी रिकॉर्ड करोगे। मतलब अगर वो ट्रांजेक्शन, वो लेन देन कैश में हो रहा है तो भी आप रिकॉर्ड करोगे, अगर वो लेन देन या ट्रांजेक्शन कैश में नहीं क्रेडिट में हो रहा तो भी आप उसको रिकॉर्ड करोगे। दिस इज अ accrual basis concept। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कि जो भी मेथड, जो भी पॉलिसी, जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो उसी को लंबे समय तक कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो एंड लंबे समय तक चलाते रहो। ठीक है, तो आपके अकाउंटिंग के 3 मेनली मेजर अजम्पशंस होते हैं, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल बेसिस एंड कंसिस्टेंसी। अब हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो पहला आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या इकोनॉमिक एंटिटी, जिसमें ओनर एंड बिजनेस दोनों की अलग अलग एंटिटी की बात करता है। क्या होता है? इकोनॉमिक एंटिटी मीन्स द ओनर एंड द बिजनेस बोथ हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दोनों की अलग अलग एंटिटी है, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है, दोनों के अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंटिंग में जब भी आप वो सारी चीजें रिकॉर्ड करो रेवेन्यू अक्रूवल बेसिस से, मतलब रिकॉग्नाइज ऑफ रेवेन्यू शुड बी ऑन अ अक्रूवल बेसिस। आपको वो कैश में रिसीव हो रहा है तो भी, अगर क्रेडिट में रिसीव हो रहा है तो भी आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कंपनी को इन फ्यूचर लॉस होने वाला है तो कंपनी उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहे, उसको अपनी अकाउंटिंग में शो करना स्टार्ट कर दे जिससे वो प्रिपेयर करे। बट यस, अगर कंपनी को इन फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड अभी नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है कि हमने मान लो एक्सपेंसेस बना के रखे बट बाद में नहीं मिला, तो इसलिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी आप अपनी कंपनी में मेथड्स का यूज कर रहे हो, प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हो, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो एंड उसी को सालों साल आप यूज करते रहो। इससे एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है एंड सही डाटा, सही इंफॉर्मेशन मिल पाती है। ठीक है, एक आपका आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आपने अगर कोई एसेट परचेज की है तो आपने जितने अमाउंट में परचेज किया है आप उसको उतने ही अमाउंट में रिकॉर्ड करोगे। अगर आपने आईफोन 1 लाख का परचेज किया 2 साल में, 2 साल का, 2 साल पहले, तो आप उसको 1 लाख ही कंसीडर करोगे, भले ही आज उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख हो। ठीक है, फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या बात करता है? फुल डिस्क्लोज मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है कंपनी के लिए, आप वो सारे ट्रांजेक्शन, वो सारी चीजों को आप रिकॉर्ड करोगे जिससे कंपनी एक सही डिसीजन ले पाए। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप ये सोच के चलो कि उस बिजनेस को लंबे समय तक हमें चलाना है। दिस इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देन आपका आता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, सॉरी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिस ईयर का आपका एक्सपेंस है उसी ईयर का आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे, आप मैच करके रिकॉर्ड करोगे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू को। देन मैं बात करूंगी आपका मटेरियलिटी, द इंफॉर्मेशन। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है आप वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो जो मटेरियलिस्टिक हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो मतलब कंपनी के डिसीजन मेकिंग में मेजर प्ले रोल करने वाली हो। जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, जो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी या फिर इफेक्ट ही नहीं करेगी, उन सभी को आप इग्नोर करो। ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। मॉनेटरी यूनिट या फिर हम मनी मेजर कॉन्सेप्ट बोले तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें बोलता है आप अपने अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जो मॉनेटरी फॉर्म में होगा, जो पैसे के फॉर्म में होगा। दिस इज अ मॉनेटरी यूनिट या फिर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एक आता है आपका रियलेबिलिटी। रियलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जिसका आपके पास प्रूफ होगा, जिसके जो
जिसका आपके पास एविडेंस मौजूद होंगे, आप वही रिकॉर्ड करोगे, आप अपने मन से किसी भी ट्रांजेक्शन को ऐड नहीं कर दोगे। दिस इज अ रियलाइबिलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हमने ऊपर पढ़ा ही था कि आप वो सारे रेवेन्यूज रिकॉर्ड करोगे जो अक्रूवल बेसिस पे भी हुए हैं, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे हुए। तो ये इनको डेप्थ में पढ़ा था हमने। सेपरेट लीगल एंटिटी, जहाँ ओनर एंड बिजनेस दोनों की अलग अलग एंटिटी है। मनी मेजर कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जो पैसे के फॉर्म में होगा। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, इन फ्यूचर अगर आपको लॉस होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, बट इन फ्यूचर अगर कोई अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है, सॉरी, अनएक्सपेक्टेड गेन है या प्रॉफिट होने वाला है आपको, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। मोटिलिटी कॉन्सेप्ट, कि आप अपने स्मॉल इंफॉर्मेशन को इग्नोर करोगे एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप वही उसको रिकॉर्ड करोगे। फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल, आप वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को डिस्क्लोज करोगे, बताओगे, जो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है? एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के एंड के बाद आपको अपना अकाउंटिंग प्रिपेयर करना है, जिसमें आप जान सके कि आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। जनरली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, या फिर इनफैक्ट इन इंडिया अगर बोला जाए, तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। कॉस्ट प्रिंसिपल की, आप वही ट्रांजेक्शन, सॉरी, कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि आप अपनी वही चीजें उसी प्राइस में रिकॉर्ड करोगे जो आपने परचेज की है। परचेजिंग प्राइस मतलब कि अगर आपने कोई एसेट परचेज की है, तो आपने जितने में वो परचेज किया, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस में आपने परचेज किया, वो रिकॉर्ड करोगे। मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ी है, डिक्रीज की है, उसके बेसिस पे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज बोलता है कि जब भी आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो, रिलीज हो या फिर अर्न हो, आप तब ही उसको रिकॉर्ड कर लो, आप कैश के कलेक्ट होने तक का वेट नहीं करो। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, बाय एंड सेल होता है, वो दो अकाउंट को इफेक्ट करता है, एक डेबिट को और एक क्रेडिट को। एक रिसीवर होता है एंड एक गिवर होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो होती है वो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों पे ही बेस्ड ऑन होती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने काफी सारी कुछ पढ़े एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक PYQs तो ठीक है, बट ये आपके पेपर में डेफिनेटली 110% आएगा ही आएगा। श्योर टॉपिक है। या तो वो एक ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, या फिर ऐसे दे देगा कि एक्सप्लेन द 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या अलग अलग तरीके से वो पेपर दे सकता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड एट द एंड आज का वीडियो हमारे यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।